अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी को। उससे पहले हम देखेंगे पायरुवेट काइनेज ये करता क्या था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पायरुवेट काइनेज क्या कर रहा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा था। ये रिएक्शन एनर्जी जनरेशन फेज का लास्ट स्टेप था। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी था इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया जा रहा है और यहाँ इसमें से क्या निकाला जा रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके पास गया, एडीपी के पास गया और अल्टीमेटली हमारे पास क्या जनरेट हुआ, एटीपी। अब इस स्टेप को रेगुलेट कौन कर रहा था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये थी फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। अब ऑब्वियसली पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है तो मतलब पायरुवेट काइनेज हमारे पास नहीं है। तो पायरुवेट काइनेज नहीं है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो ये स्टेप था जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, अब ये स्टेप नहीं होएगा। और अगर ये स्टेप नहीं होएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, अब ये भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगा। अब स्टूडेंट, इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है आरबीसी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, आरबीसी में क्या होती है, आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया अपना नहीं होता। अब आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होती है उससे क्या जनरेट होता है, एटीपी। अब ये एटीपी आरबीसी में क्या काम करता है, आरबीसी में ये काम करता है, आरबीसी की फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम आरबीसी के ऊपर कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए और आयंस की ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। अगर अब ये ट्रांसपोर्ट क्या करती है, आयंस की ट्रांसपोर्ट आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करके रखती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ताकि आरबीसी जब नैरो कैपिलरीज के अंदर से गुजरे वो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाए, यहाँ पे स्क्वीज हो जाए और इजीली पास थ्रू करे थ्रू द नैरो कैपिलरीज। अब स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी में, क्या हो रहा है, हमारे पास एटीपी नहीं बन रहा। अब ये एटीपी नहीं बनेगा तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप था जिसको एटीपी चाहिए आयंस की फ्लो को मेंटेन करने के लिए, अब वो नहीं हो रहा। अब आरबीसी की जो शेप है वो मेंटेन नहीं होगी। तो आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी का सेल है वो इस तरह का शो करेगा, आरबीसी का सेल की शेप चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, जब आरबीसी हमारा गुजरेगा नैरो कैपिलरीज से वो रप्चर कर जाएगा, ईजिली रप्चर हो जाएगा। अब आरबीसी के रप्चर होने से क्या होएगा, हमारे पास एनीमिया हो जाएगा। पेशेंट को क्या पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, अनीमिया से। अब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी क्या हो रहा है, हमारे पास नो एटीपी फॉर सोडियम पोटेशियम पंप टू मेंटेन द सेल शेप। अब कोई एटीपी नहीं है जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो चेंज हो गई है। अब ये सेल जब गुजरेगा नैरो कैपिलरी से तो सेल क्या करेगा, रप्चर करेगा, यहाँ फिर यही सेल क्या करेगा, फैगोसाइटोज हो जाएगा बाय स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इस सेल को क्या कर देंगे, फैगोसाइटोज कर देंगे। अब ये आरबीसी हो गया फैगोसाइटोज। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमारे पास जो आरबीसी है जिसका इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, अब वो नहीं होगा। अब पेशेंट क्या करेगा, अब टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब है, हमारा पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, अनीमिया की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्या बताया कि हमारे पास पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या पायरुवेट काइनेज एंजाइम नहीं है, ये क्या एंजाइम डेफिशिएंट है। तो ये स्टेप नहीं होएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एटीपी जनरेट होना था वो भी नहीं होएगा। अब पिछले बारे में मैंने क्या बताया, एटीपी जनरेट नहीं होगा तो आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी और अल्टीमेटली नॉन स्फीरोसाइटिक हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। अब हो गया क्या, अब ये ना बॉडी ना अल्टीमेटली कंपनसेट करती है इसको। वो क्या करती है, हमारा जो नॉर्मल ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप था जिसमें क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आगे 1,3 बीपीजी। अब इस स्टेप में क्या होएगा, अब ये 1,3 बीपीजी किस में कन्वर्ट हो रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अब होगा क्या, म्यूटेज इस पे ऊपर आके एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा 2,3 बीपीजी। 2,3 बीपीजी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, 2,3 बीपीजी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन करवाता है एट द टिश्यूज लेवल। अब क्या है, अब ये वाला स्टेप नहीं हो रहा तो बॉडी इसको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी और क्या करेगी, 2,3 बीपीजी का लेवल इंक्रीज करवा देगी ताकि टिश्यूज़ के लेवल पे अनलोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और जो अनीमिया वो टिश्यूज़ जो अनीमिया की कंडीशन को फेस कर रहा है वो उस कंडीशन को फेस ना करें। तो होगा क्या, जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो क्या करेगा, मूव्स करेगा टू द राइट। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव करेगा टू द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन 2,3 बीपीजी। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ मूव कर गया तो इससे क्या होएगा, हमारी जो ग्रेटर अनलोडिंग होएगी ऑक्सीजन की एट द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीजन की ग्रेटर अनलोडिंग हो रही है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पायरोवेट रिडक्शन टू लैक्टेट। अब ये हो क्या रहा है, अब हमने पिछले लेक्चर जितने भी लेक्चर में पढ़े थे वो पढ़ा था हमने एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के लिहाज से। अब हम पढ़ने लगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स सेम है, बस आखिर में जो पायरोवेट है ना वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। अब पायरोवेट क्यों लैक्टेट में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जिसको आगे पायरोवेट को जो आगे टीसीए साइकिल में डालेगा और फर्दर वो सारे रिएक्शंस होंगे, वो चीज़ नहीं होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारा पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, लैक्टेट। अब ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, और कहाँ पे होती है, किडनी मड्यूला में होती है, और कहाँ पे होती है हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, आरबीसी में होती है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का स्टेप क्या, आपने सेम सारे स्टेप्स जो ग्लाइकोलिसिस में पढ़े हैं वो सारे एज इट इज़ लिखने हैं। एंड पे क्या करना है, एंड पे आपने ये करना है, जब आपने एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पायरोवेट बनाया था, अभी मैंने पिछले स्टेप में बताया फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो आगे पायरोवेट को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, लैक्टेट में। यानी कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप क्या है आपका, पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में। अब इस स्टेप का एंजाइम क्या है, वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर एलडीएच। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हमारा एनएडीएच को यूज़ करता है, एक एनएडीएच को यूज़ करता है और इसको पायरोवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टेट में। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, हमारा जो हमारे एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल हैं उनमें क्या होता है, एनएडीएच की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एनएडीएच की प्रोडक्शन क्या है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट हो गया क्या, अब जो हमारा एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है उसमें एनएडीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा, अब उसमें क्या होएगा, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा पायरोवेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेट में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि एनएडीएच ज़्यादा है। वो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पायरोवेट को ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा। अब पायरोवेट को लैक्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब है लैक्टेट अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा मसल्स में। लैक्टेट की क्या हो जाएगी, लैक्टेट अक्यूमुलेट्स इन दी मसल। अब उससे क्या होएगा, लैक्टेट जैसे जैसे मसल में इंक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होएगा, हमारा जो पीएच है, जो इंट्रासेलुलर पीएच है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इंट्रासेलुलर पीएच जैसे ही डिक्रीज़ करेगी तो क्या हो जाएंगे, हमारा मसल क्रैम्प्स, जो हमें क्रैम्प्स नहीं, खलियाँ नहीं पड़ती, वो हो जाएगा, वो उस कंडीशन में पेशेंट चला जाएगा। अब लैक्टेट की एक्यूमुलेशन से क्या हो रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। अब होगा क्या, अब हमारा लैक्टेट क्या कर रहा है, मसल में एक्यूमुलेट कर रहा है, अब वो वहाँ से लैक्टेट डिफ्यूज़ करेगा, कहाँ पे आएगा, ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, लीवर में, और लीवर के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं कि कितनी एनर्जी जनरेट होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में और कितनी एनर्जी जनरेट होती है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। स्टूडेंट्स ये ओवरऑल मैंने रिएक्शंस लिखे हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। आगे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट और पायरोवेट। स्टूडेंट्स थे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। अब मैंने बताया था इसमें दो फेजेस में होता है, एक एनर्जी जनरेशन फेज होता है, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हमारे 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, और एनर्जी जनरेशन फेज में क्या होता है, हमारे पास 2 एनएडीएच बनते हैं और 4 एटीपी बनते हैं। 2 एनएडीएच बनेंगे और 4 एटीपी बनेंगे। अब हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारी 2 एटीपी की एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। और एनर्जी प्रोडक्शन कितनी है, मैंने बताया था 2 एनएडीएच बन रही है। 2 एनएडीएच कितने एटीपी देंगे, एक एनएडीएच देता है 3 एटीपी, तो 2 एनएडीएच कितने एटीपी देंगे, हमारे पास 6 एटीपी। और ओवरऑल हमारे पास कितने एटीपी थे, 4 एटीपी। तो ओवरऑल हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन कितनी है एनर्जी जनरेशन फेज में, 10 एटीपी। अब 10 एटीपी जो है हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं एनर्जी जनरेशन फेज में, तो नेट एटीपी प्रोडक्शन जो है वो हमारी कितनी हुई, 2 एटीपी तो यूटिलाइज हो गई, उसको हम माइनस कर देंगे 10 से, तो हमारी नेट एटीपी जनरेशन, नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी है, 8 एटीपी। स्टूडेंट्स ये थी एनर्जी यील्ड इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसको मैं पहले भी बता के आया हूँ। अब स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस सेम यही सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन एंड पे क्या होगा, हमारा पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। अब जैसे ये लैक्टेट में कन्वर्ट होएगा तो हमारे पास ये 2 NADH यूज़ कर लेगा, क्योंकि इस दफ़ा 2 पायरुवेट हैं। 2 NADH यूज़ करेगा तो 2 NADH यूज़ करने का मतलब है इसने 6 ATP यूज़ कर ली हैं। अब 6 ATP इसने यूज़ कर ली हैं तो 8 ATP से माइनस हम कर देंगे 6 ATP, तो 6 ATP हम इसको माइनस कर देंगे 8 ATP इसमें 8 ATP में से, तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट ATP प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, एनारोबिक में हमारे पास नेट ATP प्रोडक्शन आ जाएगी एनारोबिक में 2 ATP। स्टूडेंट्स जो हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की नेट ATP प्रोडक्शन है वो कितनी है, 10 ATP, 8 ATP, और जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP प्रोडक्शन कितनी है, 2 ATP। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, हमारे प्लाज्मा में
हमारे प्लाज्मा में लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टेट से है, लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ करना, तो इसे कहते हैं हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस। तो क्या कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस के एलिवेटेड कंसंट्रेशंस ऑफ लैक्टेट इन द प्लाज्मा इज टर्म्ड एज लैक्टिक एसिडोसिस। अब ये लैक्टिक एसिडोसिस क्या ये टाइप है एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब इसकी रीज़न क्या है, अब इसकी रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम का कोलैप्स हो गया, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या अनकंट्रोल्ड हेमरेज हो गया है। अब ये सारी रीज़न की वजह से क्या है, हमारे टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम पहुँचेगी। कहता है फेलियर टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, इसका मतलब है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कम से कम होएगी, मतलब कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम से कम होएगी, और अल्टीमेटली हमारे पास एटीपी की जो सिंथेसिस है वो कम से कम होएगी। अब बॉडी क्या करेगा, बॉडी शिफ्ट करेगा इसको एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ। अब बॉडी अल्टीमेटली अपना मैकेनिज्म शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब जिन टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम जा रही थी वो क्या करेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, और अल्टीमेटली क्या जनरेट करेंगे एटीपी। उन्होंने क्या उनके पास कमी है एटीपी की। उन्होंने कहा कि हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करेंगे और अपना एटीपी जनरेट कर लेंगे। अब उन्होंने तो एटीपी जनरेट कर लिया, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनी वो क्या थी, लैक्टिक एसिड, मतलब कि लैक्टेट। उसका लेवल अल्टीमेटली राइज हो गया प्लाज्मा में, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि प्लाज्मा में लैक्टेट का लेवल राइज करना, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है, अब इस चैप्टर के लास्ट पे था अल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरुवेट। अब स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे टीसीए साइकिल। तो पायरुवेट का पहला एक फेट क्या है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होती है एसिटाइल कोए में, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दो और हैं हमारे पास पायरुवेट की, क्या होती है कार्बोजाइलेशन टू ऑक्सैलो एसीटेट, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आखिर में क्या है, पायरुवेट की क्या होती है, रिडक्शन टू एथेनॉल। स्टूडेंट पायरुवेट की एथेनॉल में रिडक्शन होती है, पायरुवेट आगे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस का चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टीसीए साइकिल वगैरह और अगली वीडियो में आने वाली वीडियो में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।